तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट देख करके रहा नहीं गया दोस्तों, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बायोलॉजी पे भी फोड़ेंगे हम लोग। बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा लगातार दोस्तों, मैथमेटिक्स के साथ साथ। और सबसे बड़ी चीज कि आज का कमेंट देख करके हिंदी वाले पेपर से भी ज्यादा मजा आया। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट है कि सर बहुत ही बेहतर पेपर गया और धुआं धुआं करके आ गए पेपर सर। और एक कोड नंबर कोई CA या फिर AC कोड नंबर किसी का होगा, उसमें बस मेरा बताया नहीं आया, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना ट्रिक तो बता ही दिया था कि आप बना के जरूर लिखे होगे, कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर लिखे होगे, क्योंकि यही तो मेरा खासियत था कि मैं मेन प्रश्न बताने के साथ साथ मैं ट्रिक और टेक्निक भी दे रहा था, ताकि आप किसी भी तरह से किसी भी चक्रव्यूह में न फंसो। समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूं कि आपका बेहतर पेपर गया होगा हिंदी। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर इंग्लिश का बहुत ही तगड़ा गया। और रही बात जिसका किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं जा पाया या फिर मेरा बताया हो सकता है कुछ नहीं फंसा, तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे के सब्जेक्ट के बारे में सोचना है और आगे के सब्जेक्ट को धुआं धुआं करना है। तो ठीक है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका पूरा बायोलॉजी ही समाप्त करेगा आपका विजय भाई। ठीक है, 2-2.5 दिन के अंदर। बस आप देखो, तो आज की इस वीडियो में जितने भी मेन रिपीटेड क्वेश्चन हैं 3 नंबर 2 नंबर वाले, उसको धुआं धुआं करेंगे। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन, अनिषेक का मतलब होता है जहां पे बिना निषेचन के चीजें पैदा हो जाए। जैसे एक लड़कवा है और एक लड़किया है। जब ये दोनों सेक्स करेगा तो लड़कवा का स्पर्म और लड़किया का ओवम जब जाके टकराएगा जी, जब जाके स्पर्मवा ओवम में टकराएगा, फ्यूजन होगा, तो इसे ही तो कहते हो निषेचन। और निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है, छोटे छोटे इस तरह से। फिर भ्रूण के बाद धीरे धीरे बच्चा बनने लगता है। धीरे धीरे क्या बनने लगता है भैया? कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, धीरे धीरे बच्चा बनने लगता है। तो निषेचन के दौरान जो बच्चा पैदा हो रहा है उन अनिषेक नहीं, निषेचन के बगैर बच्चा पैदा हो जाना। यानी जब बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण होने लगे, तो उसे कहते हैं बच्चा अनिषेक जनन। अब भूलवा नहीं करोगे, यही तो खासियत है मेरे बताने का, अब नहीं भूलोगे। उदाहरण के तौर पे मधुमक्खी और कुछ ऐसी छिपकलियां होती हैं जो बिना निषेचन के बच्चा पैदा कर लेती हैं। ठीक है, अगला है अनिषेक जनन। जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड हैं, सारे अनसॉल्व के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप कहोगे कौन सा क्वेश्चन है, कहां का क्वेश्चन है? तो याद करो। मैं बहुत ही पहले 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था 5 नंबर वाला, और 60-70 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, और चित्र वाले 15। उस सारा कवर करने वाला हूं 2 से 3 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके पास, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ध्यान से समझो। फलन यानी फल, और अनिषेक लग गया तो बिना निषेचन। ऐसे समझो। अनिषेक शब्द जब भी आएगा, ओ अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन का। और जनन आ गया तो समझिए ना, जीव जंतु। जनन आ गया तो जीव जंतु, फलन आ गया तो फल फूल। क्लियर है? तो अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के, जनन यानी जीव जंतु। तो बिना निषेचन के अगर जीव जंतु बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, जीवों का निर्माण हो रहा है, तो अनिषेक जनन। अनिषेक फलन आ गया तो ऐसा फल, ध्यान से समझो। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये दोस्तों फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होता है। ऐसे में ज्यादातर क्या देखा जाता है, ये बीज रहित होते हैं, इनमें बीज सीड्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, उदाहरण के तौर पे अगर बाय डिफॉल्ट उदाहरण पूछ ले तो। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? अब आप देखो ध्यान से, ये देखिए, जायांग के बारे में जानते होंगे, फीमेल पार्ट होता है पुष्प का। ठीक है, पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। अब यहाँ पे बच्चा मान लो तुम्हारा क्या ये है, परागकण है। परागकण आकर के बैठ गया किस पे? वर्तिकाग्र पे। और अंदरवा में क्या होता है रे बाबू? अंदरवा में क्या होता है? अब इसको मैं, ये जो आपको अंडाशय है, इसको जूम करके दिखा रहा हूं थोड़ा बड़ा सा। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। इस तरह से अंडाशय के अंदर क्या होता है बाबू? बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है भैया? बीजांड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका भ्रूण कोष होता है, पोष नहीं, कोष। भ्रूण कोष किसे कहते हैं? एक इस तरह से रहता है, एक यहाँ पे आपका केंद्रक, एक यहाँ पे केंद्रक, 3 यहाँ पे और 2
बीच में, जिसे ध्रुवी केंद्र कहते हैं, कुछ इस तरह से। कुल मिला के 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होती हैं, 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है, ठीक है, 7 ही कोशिका होता है ना यार, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। तो इसे बोला जाता है भ्रूण कोश। क्या बोला जाता है? भ्रूण कोश। पोष मत बोलना, पोष क्या होता है बताऊंगा आगे, ठीक है। भ्रूण कोश कहा जाता है। अब ये भ्रूण कोश के पास जो ये है, ध्यान से समझो, ये जो है ये मादा जनन है, ये फीमेल पार्ट है जो बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? फीमेल वाला है। और ये छोटे छोटे हैं सहायक कोशिका है, ये क्या है? सहायक कोशिका, ठीक ना। पर्सनल वीडियो लाऊंगा डायग्राम वाले में तो ये सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होने दूंगा कि आपके विजय भैया बायोलॉजी के हैं या मैथ के, तुम पहचान नहीं पाओगे, इतना तगड़ा इतना डिटेल बता दूंगा, ठीक है, डिटेल बता दूंगा, ध्यान से समझना। अब होता क्या है, होता क्या है, यहाँ जो तुम्हारा थोबर जैसा निकला रहता है इस तरह से, जिसे वर्तिकाग्र कहते हो, इस पे क्या बैठता है रे भैया? इस पे क्या बैठता है? परागकण। परागकण के पास क्या होता है? इस तरह से त्रिगुणित संरचना होता है, एक केंद्र यहाँ होता है, एक केंद्र यहाँ होता है। ये नीचे वाला कायिक जनन होता है, ऊपर वाला क्या होता है? नर जनन होता है, या फिर युग्मक बोल देते हैं, नर युग्मक। अब यहाँ पे एक नर युग्मक है, एक नर में युग्मक पे दो ठो है ना, तो यहां से इस तरह से पराग नलिकाएं यहाँ पे आकर के अटैच हो जाती है, और दो केंद्रक है, देखो एक केंद्रक इससे लड़ जाता है, दिख रहा है, एक केंद्रक इससे लड़ करके इसके अंदर घुस जाता है, एक निषेचन यहाँ हुआ, और ये लाल वाला केंद्रक यहाँ पे दो लोग थे, देखो दो केंद्रक है ना, और एक यहाँ पे चला जाता है, तो दो केंद्र के और यहाँ चला गया, इसी को त्रिसंलयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार निषेचन यहाँ होता है ध्रुवी केंद्रक के पास, और एक बार यहाँ पे नर और मादा, समझ रहे हो। तो ये दो बार निषेचन को ही दोहरा निषेचन कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? देखो आवृत बीजी पौधा होता है और अनावृत बीजी पौधा होता है। अनावृत बीजी पौधा जिसमें पुष्प नहीं खिलते रे बाबा, आवृत बीजी पौधा जिसमें पुष्प खिलते हैं, ठीक है। बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधे में एक नर युग्मक होता है, ये देखो नर युग्मक, ये जो दो ठो अंडा बनाया ना, दो ठो केंद्रक, इसे मिला के बोला जाता है नर युग्मक। और दूसरे एक नर युग्मक का अंड कोशिका, ये देखो ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका से दूसरे द्वितीय केंद्रक से मिलना दोहरा निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय केंद्र से मिलना दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज नवास्चिन ने की थी, ठीक है। इसकी खोज, वहां नवाचिन लिखा है, नवाचिन नहीं है, नवास्चिन है। क्या है? नवास्चिन है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। अगला है भ्रूण पोष, लो आई गया आखिरकार में। भ्रूण कोष अलग है, पोष अलग है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ वाला, ये जो है जब ये इसका निषेचन हो जाता है तो ये भर बचता है, देखो मैं कलर कर देता हूँ, ठीक ना। अब ये जो यहाँ पे है ये फीमेल वाली है, ये फीमेल है, और फीमेल और मेल दोनों मिल गए हैं। अब इसको ही बड़ा होना है, यही बीज बनेगा, ये जो है यही बीज बनेगा, तो इसको पूरा पोषण देंगे। ये जितने भी अगल बगल में 3 ठो कोशिका ये जो थी यहाँ पे जो मिले हुए हैं इधर का, ये सब पोषण देंगे। इसको क्या करेंगे? पोषण देंगे। क्या करेंगे? पोषण। तो पोषण देने वाली जितनी भी चीजें हैं उसे भ्रूण पोष कहते हैं। तो ध्यान से देखो, वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बाबू, वही चीज लिखा है कि भ्रूण पोष का मुख्य कार्य होता है विकासशील भ्रूण। ये विकासशील भ्रूण जो हरे रंग में बनाया था, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कराना, ठीक है। और पोषण प्रदान करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बीज में। किसमें हो जाता है? बीज के अंकुरण में मदद मिलती है, बीज के अंकुरण यानी बीज बनने में उसे मदद मिलती है। ये क्या होता है? इसी को हरे वाले के ये लोग सब मिल करके पोषण देते हैं और धीरे धीरे बीज में बनता है। और यही बीज जो होता है दो तरीके का होता है, एक आवृत बीजी होता है और एक अनावृत बीजी होता है। आवृत बीजी जो होगा आपको इस तरह दिखेगा, आवृत बीजी जो होगा इस तरह दिखेगा, समझ रहे हो, इस तरह, ठीक ना। इसका भी डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण, ठीक ना। इसे सॉरी आवृत बीज अनावृत बीज जो बोल रहा था वो नहीं यार, इसे द्विबीजपत्री भ्रूण कहते हैं, ठीक ना। एक बीजपत्र ये है और एक बीजपत्र ये है, मिला करके द्विबीजपत्री भ्रूण कहते हैं, ठीक है भैया। यहां तक मजा आ गया? अरे बाबा 100% आया होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, बिपुंसन से आप क्या समझते हैं? ये सारे डायमंड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड है। अब आपको तो बताने की जरूरत है नहीं कि क्वेश्चन कहां का है, सारा अनसॉल्व का है। कहां का है भैया? सारा अनसॉल्व का है। तो बिपुंसन, बिपुंसन से क्या तात्पर्य? अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे तो यहां पे देखो अंग्रेजी वर्ड लिखा है, समझ लेना, ठीक है। बिपुंसन का मतलब क्या होता है? देखो, संकरण प्रयोग के दौरान, संकरण प्रयोग के दौरान किसी द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को काटकर निकाल देना बिपुंसन कहलाता है, ठीक
ठीक है। पराग कोष को काट करके निकाल देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं दोबारा, ठीक है, कि संकरण प्रयोग के दौरान, अभी हम समझा रहे, डायग्राम बना के समझा रहे हैं, संकरण प्रयोग के दौरान किसी द्विलिंग पुष्प से पराग कोष को काट करके निकाल देना ही विपुंसन कहलाता है। मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, ताकि स्वपरागण न हो पाए। देखो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, एक पुष्प यहां पे है, मान लो एक पुष्प यहां पे है और एक पुष्प यहां पे है, ठीक है। अब ये पुष्प है तो इसके पास क्या होगा, इस तरह से फीमेल पार्ट भी होगी, हाँ या ना, इसके पास भी इस तरह से फीमेल पार्ट होगी और इसके पास इस तरह से मेल पार्ट भी होगा। इस तरह से इसे मेल पार्ट कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पीले वाले को हाँ नर मेल पार्ट यानी पुंकेसर कहा जाता है। अब ऊपर में जो परागकोश है, परागकोश किसे कहते हैं, ये देखो जो फूला हुआ दिख रहा है ना इस तरह से, ये जो फूला हुआ है ये क्या है, परागकोश। इसी के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ अगर ये परागकोश है, यहाँ ये परागकोश है, ठीक है ना, अगर क्या होगा कि इसको अगर तुम नहीं काट के हटाओगे तो ये पराग कण यहाँ से निकल करके यहाँ पे आके डग जाएगा। समझ रहे हो, ये पराग कण मान लो यहाँ पे जो पराग कण है यहाँ से आकर के यहाँ पे आ जाएगा। अगर खुद का ही पराग कण यहाँ पे आ जाए तो इसे कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। या फिर यहाँ का परागण उड़ करके यहाँ पे आ जाए, है तो आखिरकार एक ही पौधा का फूल ना, तो भी स्वपरागण होगा। क्या होगा, स्वपरागण होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम स्वपरागण नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि स्वपरागण होने से बचाने के लिए क्या करता हूं, इसको काट के हटा देता हूं। इसको काट के हटा दूंगा तो ये जो फूल दिख रहा है इसमें केवल फीमेल पार्ट दिखेगी, हाँ या ना, इसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट दिखेगा। समझ रहे हो, फीमेल पार्ट केवल फूल में दिखेगा, नर पार्ट को काट के हटा दिया गया, नर पार्ट को काट के हटा दिया गया। फिर इसको बोरा ढक दिया जाता है, पूरी तरह से ढक दिया जाता है ताकि बाहर से भी कोई परागकण ना आ सके। इसे बोरासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, विपुंसन का मतलब ही होता है कि मेल पार्ट वाले को काट के हटा देना ताकि स्वपरागण ना हो। स्वपरागण से बचाने के लिए पराग को उसको काट के हटा दिया जाता है, ठीक है। विपुंसन कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इमैस्क्यूलेशन, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्टी ट्यूब बेबी क्या कहलाता है, जिसे परखनली शिशु भी कहते हैं, ठीक है। ये बड़े मार्क्स में भी प्रश्न पूछा जाता है। समझ रहे हो, बहुत इजी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है भाषणबाजी वो बाद में समझना। देखो यहाँ पे एकदम इजीली समझो। जैसे मान लो एक नर है और एक मादा है। उठलाली लगा दे, ठीक है। तू जब लगावे लो लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक, इनका बना दिया जाए झोंटा। ये लड़की का डिजाइनिंग वाला झोंटा है, ये झोंटा है, ठीक है। अब ये दोनों ने सेक्स किया। क्या किया बच्चा, सेक्स किया। सेक्स करने के बाद इनकी उम्मीद थी कि क्या पैदा हो, ललना पैदा हो। सेक्स के बाद क्या उम्मीद थी कि ललना पैदा हो, लेकिन ललना पैदा नहीं लिया। क्यों, क्योंकि सेक्स के बावजूद भी जो मेल पार्ट का स्पर्म है और जो फीमेल पार्ट का ओवम है, समझ रहे हो ना, तो ये दोनों फर्टिलाइज ही नहीं हो रहे हैं, यानी इनका निषेचन ही नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। जो भी कारण हो अंदरूनी, चाहे ब्लड खराब होना या फेलोपियन ट्यूब का चिपक जाना, चाहे कुछ भी हो भाई, कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। गंभीर समस्या है, बच्चा हो ही नहीं रहा है। तो क्या किया गया, ये लइकवा का कहा, अरे चल रहे स्पर्म निकाल के लाओ। लड़की का ओवम निकाल के लाए। फिर स्पर्म और ओवम निकाल करके एक शीशे की परख नली में या कह लो शीशे के डब्बे में लड़की का ओवम और लड़के का स्पर्म बाहर निकाल करके निषेचन करा दिया गया, ठीक है। बाहर किसी डब्बे में लड़की का ओवम और लड़के का स्पर्म बाहर ले आकर के फ्यूजन करा दिया गया, निषेचन करा दिया गया। अब जैसे ही निषेचन कराया गया तो कुछ समय बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण में। काफी सारी कोशिकाएं में बदलने लगेगा, कई सारे मल्टीपल सेल्स पैदा लेने लगेंगे। फिर यही ना 9 महीना में क्या बनता है, इस तरह से आपने देखा होगा बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हो, इस तरह से फिर बच्चे में डेवलप होता है। तो हो क्या रहा है कि परख नली में क्या हो रहा है कि कांच के डब्बे में क्या कर रहे हैं, स्पर्म और ओवम, यानी लड़की का ओवम लड़के का स्पर्म लेकर के ऐसे किए, फिर इसी को लड़कियां के गर्भ में ले जाके डाल दिए। देखो यहां से क्या निकाला गया, ओवम निकाला गया लड़के से। देखो निकालने का तरीका, ठीक है। इसके योनि में इस तरह की चीजें डाल करके निकाली जाती है। और लड़के का तो जन्म कर रहे हो ऐसे ही, वो समझ रहे हो ना कि ठीक है, तो लड़के का स्पर्म और लड़की का ओवम इस तरह से ले जा करके क्या किया गया, उसका फ्यूजन करा दिया गया परख नली में, ठीक है। जब यहाँ पे देख रहे हो ना, परख नली में फ्यूजन करा दिया, जब फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा,
फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, आपका एम्ब्रॉय बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। एम्ब्रॉय को भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय बन जाएगा। देखो सेल टूट रहा है ना, टूट करके कई सारे में बदल रहा है ना, देखो बड़ा कर दूं, अब देखो दिख रहा है, देखो पहले एक था, दो हुआ, चार हुआ, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। फिर धीरे धीरे जब ये भ्रूण बना लेगा, भ्रूण बना लेगा तो इसी भ्रूण को कहाँ डाल दिया जाएगा, उसके गर्भाशय में लड़की के डाल दिया जाएगा। फिर वो बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है टेस्टी ट्यूब बेबी या फिर परख नली शिशु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी कभी आपको टिक आउट में पूछा भी जा सकता है कि भारत की सबसे टेस्टी ट्यूब बेबी पहली कौन है, भारत में सबसे पहली टेस्टी ट्यूब बेबी का नाम बताओ। उसका नाम था इंदिरा, इंदिरा नाम की लड़की थी, याद रखना। ठीक है, तो इससे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर लैब में कराया जाता है और फिर बने हुए भ्रूण माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, समझ रहे हो ना, यहां तक क्लियर हुआ। जनसंख्या विस्फोट के दो कारण बताइए। ठीक है, अभी छोटे छोटे प्रश्न है, बड़ा प्रश्न भी लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो मृत्यु दर की कमी होना, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अशिक्षा। अशिक्षा के चक्कर में ही अब लॉकडाउन में देखो कितना जनसंख्या बढ़ गया था, ठीक ना, कितना झोपड़पट्टी हिल गया था लॉकडाउन में, सब खाली थे, और खाली थे तो ललना पैदा करने में बिजी थे, समझ रहे हो, जनरेटर चालू था। हाँ, अरे बहुत छठी, मेरे गांव में तो इतना छठी भाई, इतना छठी कि क्या बताए, जहरा देखो तहरा बाजा बज रहा था। ठीक ना, लॉकडाउन के आसपास में बहुत छठी हुआ था। अब छठी का मतलब समझ लो क्या हुआ होगा। ठीक ना, तो अशिक्षा 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 रहेगा, अशिक्षा का प्रभाव रहेगा तो चीजें ऐसी होंगी ही। ठीक है, अब अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो क्योंकि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, इससे इसमें अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं और इससे आसानी से बगीचे में उगाया भी जा सकता है और कम समय में हो जाता है। ठीक ना, एक साल में 2 पीढ़ी देख सकते हो, और इंसानों के ऊपर ये अगर किए होते, ठीक ना, तो इस तो मर मिल गए होते। ठीक है, तो सह प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जब किसी जीन के दो युग्म विकल्पी, जब किसी जीन के दो युग्म विकल्पी जिसे एलील कहते हैं, एलील के समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मनुष्य का AB रक्त समूह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जैसे अभी पूर्ण प्रभाविता था, अब अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से छिड़ नहीं पाता, ठीक ना, छिप नहीं पाता, सॉरी, जब प्रभावी लक्षण, ठीक ना, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है जब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से छिप नहीं पाता और एक नया बीज का लक्षण दिखाई देने लगता है, एक नया बीज का लक्षण दिखाई देने लगता है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। या फिर इसका उदाहरण कई सारा है, जैसे सिराबिलिस जलापा, समझ रहे हो, के लाल और सफेद फूल से गुलाबी फूल बनना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लो एक अलग सफेद रंग का गुलाब है और एक पीले रंग का गुलाब है, हाँ, अलग अलग लक्षण के हैं। ठीक है, अब उनको जब मिला दिया गया तो एक नए लक्षण का गुण प्राप्त हो गया, और वो भी गुलाबी रंग का, न तो सफेद रह गया न तो पीला, यानी कोई भी लक्षण नहीं दिखा, समझ रहे हो। तो वही बात कह रहा है कि एक नया ही लक्षण उत्पन्न हो गया, उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अगला है, अगला है, ध्यान से देखना, अगला है, ध्यान से देखना, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, नहीं क्या कहते हैं, अब इसको ऐसे ही बिना एडिट किए डाल दे रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक, तो देखिए, तो भैया यहां पे इसके बाद क्या होगा, अगला प्रश्न है टर्नल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पर्सनली डाउन सिंड्रोम भी पूछा जा सकता है, तो देखो बहुत इजी है, बहुत खास है, ऐसा नहीं है कि बहुत रटना पड़ेगा। मेरा वीडियो में रटने वाला काम होगा नहीं करेगा, मेरे वीडियो में आपको जब मैं बोलूंगा ना, बोलते बोलते ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ठीक है, 44 तो पता ही है, सेम होता है सब में। ठीक है, और एक एक्स होगा। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम की जब बात करेगा तो बोलना कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, और टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है कि
टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी 44 प्लस एक्स होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ भैया? अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में दो अंतर लिखिए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में दो अंतर लिखिए। तो इसका मैं डीएनए आरएनए को बड़े वाले चैप्टर में जब 5 नंबर वाला बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, डीएनए की संरचना भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल यहां समझो डीएनए का पहला, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। ठीक है, यह द्विकुंडलित होता है। ध्यान से समझो डीएनए कैसा होता है आपको पता ही है। डीएनए ऐसे देखो, ये जो मैंने बनाया एक कुंडली हो गया और ये हो गया दूसरा कुंडली। कुंडली मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे सांप की तरह कुंडली मार के, तो द्विकुंडलित संरचना होता है। ठीक है, कितना होता है भैया? द्विकुंडलित संरचना होता है। इसमें कितने क्षार होते हैं? कितने क्षारों को? एक ए होता है, एक टी होता है, एक सी होता है और एक जी होता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, और सी जो होता है वो जी के साथ जुड़ा होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे आपको इस तरह से ए डबल बॉन्ड टी दिखेगा, फिर यहाँ सी जी दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इस तरह से पूरा पैटर्न बना होगा। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो भैया। तो यहाँ पे द्विकुंडलित होता है और आरएनए में राइबोस शर्करा होता है और यह एक कुंडलित होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो डीएनए है ना, डीएनए का एक ठो नोच छीन, एक ठो छील दो, एक ठो नोच दो, एक ठो छील दो, तो ये जो बच जाता है यही तुम्हारा आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? आरएनए कहलाता है। ठीक है, अगली बात आती है मानव जीनोम परियोजना यानी एचजीपी के दो उद्देश्य बताइए। मानव जीनोम परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। डायमंड क्वेश्चन है, 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मानव डीएनए के सभी लगभग, ठीक है, मानव डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए के सभी लगभग 30,000 जीनों की पहचान कराना। ठीक है, पहला लक्षण हो गया कि मानव जीनोम, जीनोम कहां से है? जीन से है। जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो मानव डीएनए के सभी लगभग 30,000 जीनों की पहचान करना। दूसरा क्या है लक्षण इसका? दूसरा, डीएनए अनुक्रमों को डेटाबेस में सुरक्षित रखना। ठीक ना, सुरक्षित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर बताइए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो ध्यान से समझो, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे रूप में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे जुखाम, एड्स, समझ रहे हो? जुखाम, एड्स हो गया। और जो नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक है, जैसे कैंसर, मधुमेह, ये सारी चीजें एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। समझ आई मेरी बातें? अगला है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्यूनिटी। आपने सुना होगा लॉकडाउन में ये, अरे यार इसका इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं है इसलिए से कोरोना पकड़ सकता है। हाँ, कोरोना से लड़ने के लिए आपके शरीर का इम्यूनिटी सही होना चाहिए। तो वही बारे में कह रहा है, शरीर की रोगों से लड़ने के लिए क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, शरीर की रोगों से लड़ने के लिए क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ये दो प्रकार के होती हैं। पहला जन्मजात होता है और उपार्जित होता है। जन्मजात का मतलब अंदर से ही इम्यूनिटी बूस्ट होता है खुद का, सेल्फ का, या फिर बाहर से आप मेडिसिन, दवाई, इंजेक्शन वगैरह लेकर के करते हो इम्यूनिटी बूस्ट। जो तुम कोरोना का वायरस लगवा रहे थे, कोरोना के लिए जो वैक्सीन लगवा रहे थे वो क्या था? कभी कोई पूछा भी जाता है किस काम में आ रहा था? वो पता भी है आपको? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इसके अलावा और कुछ काम नहीं था उसका। ठीक है, जब प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक कोरोना से वो लड़ लेगा। ठीक है, अगला है, ध्यान से समझना। अच्छा, इसका थोड़ा और बचा है क्या? अच्छा, यहाँ पे है। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक क्या होता है याद रखना, वे औषधियां जो सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। ठीक है, वे औषधियां जो सूक्ष्म जीवों को क्या कर दे? मार दे, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों का मतलब बैक्टीरिया हो गया, उसे मार दे प्रतिजैविक कहते हैं। या उनकी वृद्धि को रोक दे, या फिर उनकी वृद्धि को रोक दे। जैसे उदाहरण के तौर पे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। समझ आई मेरी बातें? अगला है जैव उर्वरक किसे कहते हैं? ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी डायमंड क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बातें? जैव उर्वरक, ये भी डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो आ रहा है, जैव उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। उर्वरक सब्जी, कभी भी जब शब्द यूज होता है तो मिट्टी से लेना देना होता है। उर्वरक का मतलब मिट्टी से लेना देना। तो कह रहा है ये सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, ये रासायनिक खाद की तुलना में सस्ते और प्रदूषण मुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे राइजोबियम। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है जैव उर्वरक। ठीक है, यहां पे लिखा है ना जैव उर्वरक,
कैसे लाभदायक है, यही पूछा गया था ना, जैव उर्वरक कैसे लाभदायक है और केमिकल के मुकाबले। तो कह रहा है कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। और ये रासायनिक खाद के मुकाबले, जैसे रासायनिक केमिकल नहीं होता है, खाद मार डालते हैं, रासायनिक खाद के तुलना में ये सस्ते भी होते हैं और प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे राइजोबियम। अगला है बीटी कपास, ऐसे भी लिख के दे देगा, बीटी कपास पर टिप्पणी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कपास क्या होता है? देखो बीटी कपास क्या होता है, यह एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटों से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, ऊपर वाला जैसे था ना उसी से रिलेटेड। ठीक है, यह एक ऐसी फसल होती है जो कीटों से लड़ने की क्षमता होती है। इसमें बैसिलस थूरिन जीएनसिस जीवाणु का जीन डाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा शब्द। ठीक है, यह एक ऐसा फसल होता है, बीटी फसल अगर पूछा जाए क्या होता है तो सबसे पहला शब्द यह लिखना कि यह ऐसा फसल होता है जिसमें कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसमें कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, और इसमें बैसिलस थूरिन जीएनसिस जीवाणु का जीन डाला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पीसीआर उपयोग लिखिए। पीसीआर तकनीक भी कह देता है कि पीसीआर तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीआर क्या है? तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कह रहा है कि इसका उपयोग डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए, जैसे फोटोकॉपी होता है ना, उसी तरह डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, ताकि रोगों की जांच करने और अपराधी की पहचान करने में किया जा सके। एक बात याद रखना, चाहे मेरा डीएनए हो या तुम्हारा डीएनए हो, लगभग सेम होगा, थोड़ा सा कुछ परसेंट ही होता है जो डिफरेंट होता है, उसी वजह से लक्षण अलग आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो इसका उपयोग डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई बीमारी पता लगाने के लिए, समझ रहे हो, हाँ, रोगों की जांच करने के लिए या फिर अपराधियों की पहचान करने के लिए। नहीं होता है सीआईडी में देखा होगा, बाल ओल अगर मिल जाता है बाल के डीएनए से पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगला है जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा में उपयोग क्या है? ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी डायमंड क्वेश्चन है गुरु, ये भी बच्चों डायमंड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वायरल है, आप खुद देख सकते हो अगर आपके पास क्या कहते हैं मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू या फिर अनसॉल्व होगा तो। ठीक है, तो अगला है भैया जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा में उपयोग बताइए। तो कह रहा है इंसुलिन बनाने में, जीन थेरेपी और टीकों के निर्माण में, वैक्सीन के निर्माण में। ठीक है, अगला है परजीवी जंतु, पारजीवी नहीं पर है, ठीक ना। परजीवी जंतु क्या होते हैं? परजीवी जंतु क्या होते हैं? ध्यान से समझिए, वे जंतु जिनके डीएनए में बदलाव करके परजीवी जीनी यानी जीन कहां से लेना देना? डीएनए से। जंतु तो कह रहा है कि वह जंतु जिनके डीएनए में बदलाव करके बाहरी से जीन डाला जाए। जीन क्या होता है? जीन कोई भूत थोड़ी ना है, ये जीन थोड़ी ना पिक्चर वाला जीन थोड़ी ना, ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए का छोटा सा हिस्सा ही जीन कहलाता है। डीएनए का, बड़े से डीएनए का छोटा सा हिस्सा ही जीन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जीन को आप इंडिकेट करते तो हो कैपिटल टी या स्मॉल टी से, समझ आई मेरी बातें? अब कह रहा है कि जीन डाला जाता है, उदाहरण के तौर पे रोजी नाम की गाय जिसने प्रोटीन युक्त दूध बनाया, कुछ चेंजेस करके। जैव विविधता की क्षति के कारण बताइए। जैव विविधता की क्षति का मतलब नुकसान होता है। तो देखो, वनों की कटाई, प्रदूषण, शिकार, विदेशी प्रजातियों का आगमन, ये क्या है? जैव विविधता की क्षति है एक तरह की। ठीक है, अगला है सहोपकारिता का उदाहरण दीजिए। सहोपकारिता बहुत ही वायरल, बहुत ही डायमंड, इसे अगर मैं दो बार डायमंड कर दूं तो भी कम है। सहोपकारिता क्या होता है रे गुरु? ध्यान से समझना। कह रहा है लाइकेन और अंजीर तो नाम सुना होगा, लाइकेन और अंजीर के पौधे व ततैया का संबंध ही क्या कहलाता है? सहोपकारिता कहलाता है। ठीक है, इसे और तरीके से भी तैयार कर सकते हो, ये इजी भाषा है। अगला है रेड डाटा बुक, ठीक है, जिसे RDB भी कहा जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है? ठीक है, इस सारे अनसॉल्व के क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है? ध्यान से समझो, यह वह किताब है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपके आसपास में गौरैया चिड़िया है, गौरैया चिड़िया आप देखे होंगे, छोटी सी रहती है, कत्था उस पे बना रहता है, इस तरह से
गौरैया चिड़िया अगर आपने देखा होगा आसपास रहता, वो बहुत ही कम बची है, पूरी अब धरती पे करीबन 20% पर रह गई है, 20 से 30%। वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो विलुप्त होने वाली कगार पे जो होते हैं, विलुप्त यानी पृथ्वी से नष्ट होने वाले, समाप्त होने वाले, ठीक है, तो उनको किसी अलग जगह पे डाटा कलेक्ट करके लिखा जाता है, वैसे प्रजातियों को किसी अलग जगह पे लिखा जाता है, तो उसी का नाम बोल रहा है रेड डाटा बुक। डाटा का मतलब हो गया किसी चीज को, समझ रहे हो, संचित करके रखना, रेड का मतलब भाई खतरा, ठीक है। तो वह किताब जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे ही डाटा बुक कहा जाता है, ठीक है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसके उपयोग लिखिए। अब इसको मैं क्या बोलूं, ये सारे वायरल, सारे डायमंड क्वेश्चन आप खुद ही जान रहे हो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कह रहा है यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की डीएनए के विशिष्ट हिस्से की पहचान की जाती है, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए को लेकर के पहचान की जाती है, उसके हिस्सों की पहचान की जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, डीएनए अलग होता है, लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बहुत ही माइल्ड डिफरेंसेस होता है। इसलिए यह पहचान करने का सबसे पक्का तरीका होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक पक्का तरीका होता है, इसका मतलब ये सीआईडी जैसे ब्यूरो में भी यूज किया जाता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ उपयोग में लिखा है, जैसे अपराधी की पहचान करने के लिए, असली माता पिता का पहचान लगाने के लिए कि उसी का माँ बाप है कि नहीं। नहीं कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, धन जायदाद के चक्कर में कहेंगे चल डीएनए चेक कराओ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला है बीटी फसलें क्या होती हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, मैंने बोला ना अनसॉल्व का है ना, तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। बीटी फसलें क्या है, उदाहरण सही समझाइए, तो समझाई दिया हूं, तो हटाइए। जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थान और बाह्य स्थानीय विधियां का अंतर बताइए, ठीक है। ये भी वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैव विविधता में कह रहा है स्वस्थानीय, जब जानवरों पौधों को उनके असली घर में ही बचाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, तो उसे स्वस्थान कहते हैं। अब बाह्य स्थान क्या बोलते हैं, जब इन्हें जंगल से निकाल करके किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, तो उसे बाह्य जंगल कहते हैं, ठीक है, बाह्य स्थान कहते हैं, स्थाने नहीं स्थान है, ठीक है। अगला है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय क्यों होता है, इसको समझाइए, ये भी वायरल प्रश्न है, ठीक है, डायमंड क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी एक ही दिशा में क्यों होता है, तो कह रहा है ऊर्जा हमेशा सूरज से पौधों में और पौधों से जानवरों में जाती है, ठीक है। ऊर्जा याद रखना सूरज से पौधों में और पौधों से जानवरों में जाती है, यह कभी उल्टी दिशा में नहीं बदलती। हर स्तर पे 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में निकल जाती है, इसलिए यह केवल एक ही दिशा में चलती है, इसे एक दिशीय इसलिए कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा जानवर की ऊर्जा पेड़ में जाएगी, फिर पेड़ से सूरज में जाएगी, ऐसा कभी देखा है नहीं ना। पेड़ सूरज की ऊर्जा धूप के रूप में, गर्मी के रूप में पेड़ को मिली, पेड़ से जानवरों से, ठीक ना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ठीक है। अगला है जैव दस्युता यानी बायोपायरेसी किसे कहते हैं। बायोपायरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोपायरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश की जड़ी बूटियों या ज्ञान का इस्तेमाल करके, बात बहुत पिछले वाले वीडियो मैंने एक बार बायोलॉजी बनाया था तो उसमें बताया था कि जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश की जड़ी बूटियां या ज्ञान का इस्तेमाल करके बिना पूछे बिना पैसे दिए करती है उसका उपयोग, जैसे नहीं होता इनलीगल, ठीक है, तो उसे जैव दस्युता कहते हैं या फिर बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत की हल्दी का विदेश में पेटेंट कराना, भारत की जो हल्दी है उसका विदेश में पेटेंट हो गया इनलीगली, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ध्यान से समझो। पुरुष में ये बात तो आप पता है XY गुणसूत्र होता है, क्योंकि आपको पता है महिला और पुरुष का गुणसूत्र लगभग सेम है, समान है, लेकिन अंत वाला जो होता है महिलाओं में क्या होता है XX होता है और पुरुष का अंत वाला XY होता है। तो पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। अगर पिता से X निकलता है, मिलता है, तो लड़की पैदा होती है, क्योंकि लड़की में तो XX पहले ही से है। अगर पिता के स्पर्म से X गुण मैच कर गया, ठीक है, तो लड़की पैदा होगी। यानी ये पिता है और ये माता है, ठीक है। माता के पास क्या है XX, पिता के पास XY, ठीक है। अगर इनका निषेचन हुआ, ठीक ना, उस दौरान
अगर पिता का एक्स चला गया और माता का तो एक्स एक्स ही है, ठीक है, तो लड़की पैदा होगी। या फिर ऐसा हो जाए कि लड़की का एक्स आया, ध्यान से समझ, अब पिता का एक्स ना करके वाई आ गया, तो लड़का पैदा होगा। क्या पैदा होगा? लड़का। और ये बात आपको जानकारी के लिए बता दो कि अब इस युग में यानी इस जनरेशन में क्या हो रहा है, पुरुषों में से वाई जो जीन है या क्रोमोसोम जो भी कह लो, वाई क्रोमोसोम, ये धीरे धीरे बहुत ही मात्रा कम हो रही है या नष्ट होती जा रही है। इस वजह से लड़का कम पैदा लेंगे, लड़कियां ज्यादा पैदा लेंगी, यानी आने वाले कल में लड़कियों की जनसंख्या बहुत होगी, लड़कों की जनसंख्या कम होगी। इसीलिए याद रखना, वो लड़कियां आने वाले कल में जान लेना बेलना बेलना मारेंगी, ठीक ना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। और अगर पिता से वाई निकला तो लड़की पैदा होगी। इसका मतलब कि बच्चा क्या होगा, यह पूरी तरह पिता पर निर्भर करता है। कभी कभी लड़की को दोष देते थे, तो लड़की या लड़की पैदा कर रही है, लेकिन लड़की का क्या दोष है भाई, लड़की में तो एक्स एक्स है, साला तू ही ना वाई भेज रहा, एक्स एक्स बार बार भेज रहा है, वाई भेज, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में, अनुकूली विकिरण क्या है? अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। अनुकूली विकिरण, जब एक ही पूर्वज से निकले जीव अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के माहौल के हिसाब से बदल जाते हैं, तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे डार्विन की चिड़िया यानी फिंच। समझ आए मेरी बातें? अगला है, एड्स के कारण और रोकथाम का उपाय बताओ। तो एड्स के कारण क्या है, ध्यान से समझो। यह HIV वायरस से बनता है, या HIV वायरस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? HIV, ठीक ना। यह गलत तरीके से खून चढ़ाना या संक्रमित हुई सुई का इस्तेमाल करने से हो सकता है। नई सुई का प्रयोग और सुरक्षित तरीके से अपनाना चाहिए, ठीक है। रोकथाम का कारण समझ रहे हो, और बहुत सारा कारण है, अब रहने दो, उस वीडियो में बताए थे हम, ठीक ना, एड्स होने का, ठीक ना। PCR तकनीक क्या है? वायरल है, इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना, देख लेना आपके पेपर में किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। PCR तकनीक क्या होता है? तो यह तकनीक DNA की बहुत सारी नकल यानी फोटोकॉपी बनाने की काम आती है, PCR तकनीक, ठीक है। इससे बहुत कम समय में DNA की जांच की जा सकती है, ठीक है। अगला है बंध्यता क्या होता है, इसके उपचार के 2 विधियां बताइए, ठीक है। तो जब किसी को संतान सुख नहीं मिल पाता तो उसे बंध्यता कहते हैं। बंध्यता नहीं कहते हैं कभी कभी कि ये तो बांझ है, समझ रहे हो, बांझ है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, ठीक ना, ये बांझ है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। समझ आई मेरी बातें? टेस्ट ट्यूब को IVF भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IVF तकनीक कहा जाता है। अब बताओ यहां तक सवाल जितना मैंने बताया क्लियर हुआ या नहीं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो चिंता करने कोई बात नहीं है, 5 नंबर वाले बड़े मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे और बहुविकल्पी भी प्रश्न आएगा, बन चुका है PPT, बस आपको लाना है मेरे को, ठीक है। बहुविकल्पी भी आएगा, 5 नंबर वाला भी आएगा, और जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी लाऊंगा, ठीक है। पेशेंस रखिए, अब आपको बायोलॉजी आपके भैया पढ़ाने के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।